नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम जो एनसीईआरटी वर्तमान सेशन क्लास में जो क्लास 10th की बुक है, जो ज्योग्राफी की बुक है समकालीन भारत, कक्षा 10th के लिए जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है। ये चैप्टर काफी बड़ा है, तो आज इस वीडियो में यह कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो 6 से 8th तक की जो एनसीईआरटी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है, वन लाइनर के रूप में कंप्लीट करवा दी गई है। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। यह वीडियो रीड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए क्या है, उपयोगी है। अब भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी भारत में भूमि के अनेक जो कि हम भूमि का किस किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अब स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। स्थायी चारागाह जैसे गांव में क्या है, पशुओं के लिए जो बीड़ भूमि बोलते हैं, बीड़ भूमि जिसको बोला जाता है, क्या बीड़ है, गांव के जो बाहर होते हैं उनमें भी क्या हो गई है, कमी हो गई है, क्योंकि वहां भी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है। इस पर फसलें उगाने के लिए कृषि लगभग बहुत ज्यादा है। यानी जो प्रतिभूमि क्या होती है, कई किसान क्या है 1-2 साल के लिए अपनी भूमि को खाली छोड़ देते हैं, उनमें क्या है वो फसल नहीं उपजाते। क्यों छोड़ते हैं कि भूमि का क्या है, उपजाऊपन बढ़ता है। तो प्रतिभूमि भी आ गई और उसके अलावा अन्य प्रतिभूमि जो अनुपजाऊ है, अगर ऐसे हम छोड़ते गए तो जो इतने पशु वगैरह है तो क्या उनके लिए चारा कहाँ से मिलेगा। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए हुए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल कितने प्रतिशत पे खेती हो सकती है, 54% हिस्से पे ही क्या है, खेती हो सकती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी क्या है, विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। अब पंजाब हरियाणा की क्या है, जो भूमि है काफी उपजाऊ है, तो वहां क्या है 80% भाग पर क्या होती है, कृषि होती है। अब राजस्थान में रेगिस्तान है तो इतनी नहीं होती, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। अब जो पहाड़ी एरिया आ गया कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, जो 7 सिस्टर वाला और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें कितना है, 10% से भी कम क्षेत्र यानी बोया जाता है। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात करो। अब उत्तरदायी कारण क्या है, अब पहाड़ों पे खेती थोड़ी ना होगी, और द्वीप समूह है तो वहां पानी पानी है, कहाँ द्वीपों में के जहाँ भूमि होगी वहीं खेती होगी। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, अब प्रथम वन नीति कब बनाई गई थी, 1956 में। निर्धारित किया गया कि वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र क्या है, वांछित है। प्रथम औद्योगिक नीति कब, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, 1952 में। तो उसमें क्या क्या था कि कितने प्रतिशत भाग पे होना चाहिए, 33%। अभी तक हम ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर चुके हैं, यानी अभी भी भारत का वो 33% भाग में क्या है, वन नहीं है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की जीविका इस पर निर्भर करती है। अब जो पेड़ पौधे होंगे, लगेंगे, तो वहां से लोगों को क्या है, आजीविका के साधन भी मिलेंगे। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाता है। अब क्या है, जो वेस्ट बंगाल है वहां काफी उद्योग धंधे है, अब वहां क्या है, जो उपजाऊ भूमि है वहां उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। इससे अच्छा कि जहां बंजर भूमि है, उद्योग धंधे क्या है वहां स्थापित किया जाने चाहिए, ताकि क्या है जो बंजर भूमि है उसका भी उपयोग हो जाए, और जो उपजाऊ भूमि है वहां क्या है, खेती के लिए जमीन उपलब्ध रहे। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टाने, अब बंजर भूमि रेगिस्तान नहीं है, वहां पहाड़ी चट्टाने भी आ गई, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। और गैर परियोजनाओं में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन
उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगभग भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण क्या है, भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर क्या है, गंभीर आपदा आ सकती है। यानी कि भूमि का भी हमें क्या है, बचा के रखना है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं? भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भी इसका उपयोग करेगी। हम भी कर रहे हैं, हमारे दादा परदादा थे उन्होंने भी किया था, और जो हमारे आने वाली पीढ़ियां होगी वो भी इसका उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का क्या है, 95% भाग कहाँ से प्राप्त करते हैं, भूमि से। अब भोजन भी कहाँ से आ गया, भूमि से। मकान बना लिया, कपड़े, अब कृषि होगी तो उसी तभी तो कपास होगी, फिर कपड़े बनेंगे। तो मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को क्या है, नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग कितना है, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र क्या है, लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाकलापों जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के क्या है, निम्नीकरण के मुख्य भूमिका निभाई है। यानी अब इसके भारत में भूमि के निम्नीकरण के क्या क्या कारण है, खनन हो गया यानी खनिज पदार्थों का वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, अति पशुचारण, जो रेवड़, ये रेवड़ जिसको बोलते हैं, जिसमें भेड़ और बकरियां होती है, उनके ऐसे पैर होते हैं, अगर एक बार जहां से निकल जाए ना, फिर उनकी क्या है, घास की वो जड़ें कट जाती है। तो अति पशुचारण से भी क्या है, भूमि बंजर हो रही है। और खनन और भूमि के ये क्या है, निम्नीकरण के मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई है। खनन के उपरांत क्या होती है, तो खनन होते हैं तो गहरे गड्ढे बन जाते हैं, कि खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों की गहरी खाइयां और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण क्या है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। यानी वहां खनिज पदार्थ निकाल लिए, उसके बाद इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। अगर वहां उन गड्ढों को क्या है, आसपास अगर पेड़ लगा दे तो वहां क्या है, हरियाली भी होगी और क्या है, भूमि का निम्नीकरण भी नहीं होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यानी जो पशुचारण, यहाँ जैसे बीकानेर का एरिया है तो वहां काफी लोगों के पास क्या है, गाय है, तो वो खुले जैसे इधर उधर लेके जाते हैं, तो वो क्या है, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई क्या है, भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अब पंजाब हरियाणा में क्या है, उत्तर प्रदेश में नदियां, पंजाब में तो 5 नदियों के नाम पे ये पंजाब नाम रखा गया है। तो यहाँ क्या है, जो भूमि निम्नीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक सिंचाई हो रही है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांत भी निम्नीकरण के लिए क्या है, उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और सैल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में क्या है, वायुमंडल में धूल विसर्जित होती रहती है। अब चूने पत्थर की है और सैल खड़ी, इनसे क्या है, वायुमंडल में क्या आ जाती है, धूल आ जाती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि ये पत्थर की और चूने पत्थर की उन पर क्या है, परत बन जाती है। पिछले कुछ वर्षों में क्या है, देश में के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। यानी जो उद्योग धंधे हैं उनका जो अपशिष्ट जल है सीधा नदियों में डाल जाता है, तो नदियां भी अब क्या हो गई, अपशिष्ट हो रही है, और भूमि पर डाल दिया तो भूमि का भी क्या हो गया, खराब, भूमि की भी उपजाऊपन उसका भी खत्म हो जाता है। अब भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुपाचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को क्या है, कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी
भूमि कटाव को क्या है, रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। यानी जो रेतीले टीले हैं, जब जोधपुर में जैसे काजरी आफरी संस्थान है, तो वो क्या है, किस लिए कार्य कर रहे हैं कि जो भूमि जो मरुस्थल को बढ़ने के रोकने के, वहां कि अब मरुस्थल को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं कि वहां कांटेदार झाड़ियां लगा दी जाए और जो बंजर भूमि का उचित प्रबंधन किया जाए, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात क्या है, विसर्जन करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब मृदा संसाधन, अब मृदा संसाधन में कि मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्रक्रिया योग्य क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो मिट्टी और मृदा क्या है, भूमि नहीं है, मिट्टी है। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है, यानी मृदा में क्या है, जीवन है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब ये मृदा के इसमें ये डायग्राम दे रखा है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये ऊपरी सस्त्र की क्या है, मृदा है। फिर आगे उप मृदा, अपक्षीय चट्टाने जैसे बालू हो गई, गाद हो गया, सिल्ट और मत्रिका, और बीच में है अंधस्तरीय अपक्षीय आधारी चट्टाने, और सबसे नीचे है अपक्षय रहित आधारी चट्टाने, यानी इसके ऊपर ये क्या है, भूमि टिकी हुई है। और ये क्या है, मृदा परिच्छेदिका का यह डायग्राम बना हुआ है। अब मिट्टी बनने में क्या है, कोई एक दिन में नहीं बनी, लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय क्या है, मुख्य कारक है। यानी समय काफी इनमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब क्या है, पहाड़ है, पहाड़ों से क्या है, जब नदियां भाव निकलेगी तो वो धीरे धीरे जब चट्टाने टूटती हुई नीचे आएगी, पहले तो बड़े पत्थर, फिर ऐसे छोटे छोटे, लास्ट में एकदम चिकनी है जिसको हम क्ले बोलते हैं, वो ये मिट्टी के रूप में ये बन जाती है। कि वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेक तत्व है, जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि क्या है, मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। अब मृदा कैसे बनती है कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, यानी जब जल बहता आएगा पहाड़ों से तो क्या है, पत्थर टूट टूट के आएंगे तो वो क्या है, और पवन, यानी जब तेज आंधियां चलेगी तो क्या है, वो मिट्टी इधर से उधर, उपजाऊ मिट्टी इधर से उधर होती रहती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी क्या है, महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा किस किस से बनती है, जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार है। अब मृदाओं का वर्गीकरण, भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं क्या है, विकसित हुई है। अब जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा क्या है, सबसे जो उपजाऊ मृदा है वो कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा। यह टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी स्पेशली मेंशन है कि मृदा, जलोढ़ मृदा, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की क्या है, महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अब संपूर्ण उत्तरी मैदान में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे पंजाब, हरियाणा, इधर यूपी वाला जो सारा एरिया है वो किससे बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी, कौन कौन सी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए क्या है, निक्षेपों से बनती है। एक संकरे गलियारे के द्वारा क्या है, ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जलोढ़ मृदा बनने में कौन सी नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, किसकी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर, यानी जो पूर्वी इधर पूर्व का तटीय मैदान आ गया भारत के इस साइड का,
तो ये कहाँ है, इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी क्या है, जलोढ़ मृदा से बने हैं। यानी जो दक्षिणी भारत की नदियां हैं वो कौन, वहां किससे बनी है, ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां। अब ये जलोढ़ मिट्टी के इसमें डायग्राम ये दे रखा है। अब जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर जाते हैं तो क्या है, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। अब पहाड़ों से क्या है, मिट्टी ऐसे नीचे आएगी, तो नदी से हम ऊपर जाते जाएंगे तो मिट्टी के क्या है, कणों का आकार बढ़ता जाएगा। अब इसमें आगे ये एक पूरे भारत का डायग्राम बना के दे रखा है, इसमें समझा रखा है। अब ये क्या है, उत्तरी भाग, तो उत्तरी भाग का जो ये एरिया है, ये कौन सी मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी आ गई। अब ये कौन से आ गए, पर्वत और वन का क्षेत्र आ गया। अब इसमें और ये दे रखी है काली मिट्टी। काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ है, कपास के लिए उपजाऊ है। और ये वाला जो एरिया है ये क्या है, लाल और पीली मृदा। अब लेटेराइट मृदा, अब लेटेराइट मृदा इधर इधर आ गई थोड़ी सी, और ये आ गई शुष्क। अब शुष्क में ये कौन सी आ जाएगी, जो अपने राजस्थान वाला एरिया है, ये कौन सी मृदा आ गई, शुष्क मृदा, यानी शुष्क क्षेत्र आ गया। तो यहाँ कौन सी मिट्टी है, बालू मिट्टी है। अभी जो ऊपर पड़ा है उसमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि प्रथम वन नीति कब जारी की गई थी, और उसके अनुसार कि भारत में कितने क्षेत्रफल पर क्या है, पेड़ होने चाहिए, कि प्रथम वन नीति कब बनी थी और उसके अनुसार कितने क्षेत्र पर क्या है, वन होने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी चैनल पर सेकंड ग्रेड के लिए भी जो नया सिलेबस जारी किया है हिंदी का, उनके भी वीडियो डाले जा रहे हैं, तो आप उनको भी देखें अगर कोई सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कि जब हम क्या है, नदी के मुहाने से घाटी की ओर ऊपर जाते हैं तो मृदा के कणों का क्या है, आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। जब 2018 का रीट का पेपर हुआ था तो उसमें ये तराई वाला क्षेत्र पूछा गया था, और अब वर्तमान में जब हुआ था जो रीट रद्द हुई है एसएसटी में, उसमें भी क्या क्वेश्चन आया था, जलोढ़ मृदा ऐसे इनका एक क्रम पूछा गया था। तो यह लेसन काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन आता है। अब चो क्षेत्र, चो शायद मेरे को ध्यान आ रहा है कि ये पंजाब में जो मिट्टी को जो जहाँ पानी निकलता है ना, ऐसे कहते हैं चो आ गया, कि अचानक क्या है, जहाँ मिट्टी है, नदियां बहती है तो वहां ऐसे पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पानी निकलता है, तो वो क्या क्षेत्र कहलाता है, चो क्षेत्र कहलाता है। अब कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। किससे होती है, आयु से। अब आयु के आधार पर मृदाएं कितनी प्रकार की होगी, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की। एक तो आ गई पुराना जलोढ़, पुराना जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर, और नया जलोढ़ खद्दर। यानी कहते हैं ना, नए कपड़े लाए, कैसे लाए हैं, खद्दर के, यानी जो नई जलोढ़ है वो क्या है, खद्दर है। और पुराना जलोढ़ जिसको कबाड़ वगैरह को कई जगह बांगर भी बोला जाता है, तो पुरानी जलोढ़ क्या होगी, बांगर। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है, और खादर यानी जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसमें क्या है, बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, जिसके क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कले, जो चिकनी मिट्टी होती है। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनको क्या है, गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों, दलहन फसलों के लिए उपयोगी है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जलोढ़ मृदा में कौन सी फसलों के लिए कौन से जो कण पाए जाते हैं, उसमें पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। और फसलें कौन कौन सी आ गई, गेहूं, चावल और गन्ना। दलहन भी इसमें क्या है, जो पाए जाते हैं, जैसे मूंग, मोठ वगैरह हो गए। कि अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में क्या है, गहन कृषि की जाती है।
यहाँ जनसंख्या घनत्व भी क्या है, अधिक है। नदियों के किनारे क्या है, जितनी भी सभ्यताएं उनका विकास हुआ था, तो वहां क्या है, गहन खेती की जाती है और गहन ही यहाँ क्या है, जनसंख्या निवास करती है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके क्या है, पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब जो रेगिस्तान का एरिया है राजस्थान में, तो अगर उसका अच्छे से उपचार किया जाए तो और सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो क्या है, यहाँ भी अच्छी पैदावार हो सकती है। अब काली मृदा, इन मृदाओं का रंग कैसा होता है, काला, और इन्हें क्या कहते हैं, रेगन मृदा भी कहते हैं, और इनको स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। यानी ये ऐसे इनमें ऐसे दरारें सी होती है तो ऐसे लगता है इनको जोता गया है। काली मृदा, काली से कैसे, काली कैसे, कपास। काली मृदा में कौन सी खेती की जाती है, कपास की। काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। यानी काली मृदा को क्या कहता है, काली कपास भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काला मृदा, जो काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक सेलों से बनी है। क्वेश्चन आ सकता है जो काली मिट्टी है वो किससे बनी है, तो जो लावा जनक सेलों हैं उनसे ये बनी है। अब काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। और दक्षिणी पूर्वी दिशा में यानी गोदावरी और काली नदियों की जो घाट, कृष्णा नदियों की जो घाटियां हैं वहां भी क्या है, काली मृदा फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता क्या है, बहुत अधिक होती है। इसके अलावा इन मृदाओं में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे क्या है, पौष्टिक तत्व परिपूर्ण है, परंतु इसमें क्या है, फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। तभी तो इसको रेंगूर मृदा या स्वयं जुताई मृदा भी कहते हैं। यानी कि जब गर्मी पड़ती है तो इनमें दरारें आ जाती हैं। अब दरारें आ गई तो क्या हो गया, इनमें हवा अच्छे से लग जाएगी। अब इसमें देखो ये डायग्राम बना के दे रखा है, इसमें ये दरारें दिख रही है, ये क्या है, काली मृदा। गिल्ली होने पर ये मृदाएं क्या है, चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार के साथ ही कर जाती है। जैसे हल्की हल्की बारिश होती है तभी क्या कर देते हैं, इसमें जुताई कर दी जाती है, क्योंकि बाद में ये चिकनी होकर चिपक जाती है। अब लाल और पीली मृदा, लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में क्या है, रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। अब लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, लाल और पीली, ये दक्षिणी जो क्या है, रेवे पठार, दक्षिण का पठार, वहां ये पाई जाती है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग क्या है, रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे धातु के प्रसारण के कारण होता है। इनका पीला रंग जिनमें क्या है, जल योजन के कारण होता है। अब लेटेराइट मृदा, अब लेटेराइट मृदा में, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ है, ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं की, अब जो लेटेराइट मृदा का निर्माण किससे होता है, उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र के जो आर्द्र क्षेत्र है तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक क्या है, निचालन का परिणाम है।
लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी और क्या है, अम्लीय होती है। इसमें सामान्य पौधों के पोषण तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। यह अधिकतर कहाँ, दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। अब लेटेराइट मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में हो गई और जो हमारे दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं वहां यह पाई जाती है। जहां इस मिट्टी में क्या है, पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहां इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और जो अर्ध शुष्क पर्यावरण में क्या है, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर क्या है, इनकी स्थिति के अनुसार इनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, गुजरात में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की क्या है, लाल लेटेराइट मृदाएं कांजू की फसल के लिए अधिक क्या है, उपयोगी है। यानी जो लेटेराइट मृदा है उसमें किसकी फसल होती है, कांजू की फसल के लिए क्या है, ये उपयोगी है। अब मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर क्या होती है, रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से क्या है, जल वाष्पीकरण करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे क्या है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में क्या है, चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में क्या है, जल संवर्धन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, कि जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अब जो राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रंग मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा होता है, लाल व भूरा होता है। तो इनमें क्या है, आमतौर पर ये रेतीली और लवणीय होती है। क्योंकि यहाँ क्या है, खारा जल पाया जाता है। अगर इनकी भी अच्छे से उचित देखभाल करके क्या है, इनको हम क्या है, सिंचित करके कृषि योग्य इन क्षेत्रों को बना सकते हैं। अब वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में क्या है, इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और क्या है, सिलटदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये क्या है, अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। जो वन मृदा होती है वो क्या होती है, ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये क्या है, मृदाएं होती है। अभी जो ऊपर पढ़ा है उसमें आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो जलोढ़ मृदा है, जो नई जलोढ़ मृदा है, कौन सी, जो नई जलोढ़ मृदा और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसका क्या नाम है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा और जो नई जलोढ़ मृदा का क्या नाम है, अन्य किस नाम से हम जानते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका आंसर मृदा अपर्दन और संरक्षण, यानी मृदा का अपर्दन कैसे होता है। अब जो राजस्थान में क्या है, जो चंबल नदी है वो मृदा अपर्दन का प्रमुख कारण है, क्योंकि जब वो वहां से मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है तो वहां क्या है, अनेक ऐसे बहुत गहरे गड्ढे वहां बन गए हैं, तो वहां भी क्या है, मृदा अपर्दन। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है, यानी बनने की और अपर्दन की दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन यानी वनों का कटाव,
अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार क्या है, यह संतुलन भंग हो जाता है। पीछे सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा था कि मृदा अपरदन के कौन से कारण नहीं है, तो वनोन्मूलन आ गया, पशुपालन आ गया, निर्माण और एक अन्य उसमें एक ऑप्शन और दिया गया था। तथा प्राकृतिक तत्व है, जैसे अब ये मृदा अपरदन इसमें ये दिखा रखा है कि ये तो आ गई मरुस्थलीय भूमि, मरुस्थलीय मृदा, और ये क्या आ गई, मृदा अपरदन। अब ये नदियों से यहां से आ रही है कटाव, तो ये भूमि का क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है। अब पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त क्या है, मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिनिकाएं बनाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे क्या कहते हैं, उत्कात भूमि या बैडलैंड भी इसको बोला जाता है। जो राजस्थान में कहाँ है, चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ क्या है, नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा क्या है, घुलकर कहाँ है, जल में बह जाती है। जो ऊपरी मृदा है वो क्या है, बहकर बह जाती है। इसे चादरी अपरदन कहा जाता है। अब ये देखो, ये अवनालिका पर ये नहर के साथ ऐसे पानी आ रहा है, तो ये ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वो क्या है, बह जाती है। इसको क्या कहते हैं, चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर क्या है, हल चलाने से वाहिकाएं बनती हैं, जिससे क्या है, अंदर से बहता पानी आसानी से क्या है, मृदा का कटाव करता है। यानी जो हल है उसका भी उपयोग अच्छे से हमें करना चाहिए। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर क्या है, हल चलाने से ढाल के जल भाव की गति घटती है। यानी अब भूमि ऐसे है और उसमें अगर ढलान है तो हम हल को ऐसे चलाएंगे, न कि ऐसे। अगर ऐसे चलाएंगे तो क्या है, जल यहाँ से बह के नीचे आ जाएगा और मृदा का क्या हो जाएगा, कटाव हो जाएगा। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं की एक समांतर जो चलाते हैं गति घटती है, इसे क्या कहते हैं, समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते, यानी सीढ़ी नुमा खेती की जा सकती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा क्या है, सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को क्या है, पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में क्या है, घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों की कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टिकाओं का क्या है, पश्चिमी भाग में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी जो स्थायी में, यहाँ अब रेगिस्तान में क्या है, यहाँ जैसे पेड़ों के ऐसे कतारें लगा दिए, तो इससे क्या है, जो मिट्टी का अपरदन रोकने में काफी सहायता मिली है। अब भारत के पर्यावरण की दशा, इसमें एक ये रिपोर्ट दे रखी है। सुखो माजरी गांव में और झाबुआ जिले ने यह कर दिखाया क्या, कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में कितना था, 13%। 1992 में बढ़कर क्या हो गया, यानी 13 क्या था प्रति हेक्टेयर, यानी प्रति हेक्टेयर भूमि पे 13 था, अब कितना हो गया है, 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया है। अगर हम चाहे तो क्या वृक्ष नहीं लगा सकते, अब क्या है, जगह जगह वृक्ष लगा दिए, फोटो खिंचवा ली, फेसबुक पे डाल दी, लेकिन बाद में उनसे पूछो कि कभी उन पौधों को आपने संभाला है, कभी पानी डाला है। अब पीछे एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, तो उन्होंने भी 21,000 पेड़ लगाए थे। अब शायद ही मुश्किल से 100 भी अगर उनमें बचे हैं, तो क्या है, लगा तो सारे देंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, फेसबुक पे डल जाएगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डल जाएगा, लेकिन उनकी देखभाल कोई नहीं करता। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है। यानी जब क्या है, भूमि में उपजाऊपन होगा, तो अब हम क्या है, पेड़ लगाएंगे, तो पेड़ लगाएंगे तो क्या है, वर्षा भी होगी, वर्षा होगी तो कृषि होगी, कृषि होगी तो क्या है, हम पशुपालन भी तो कर सकेंगे।
तो ये सभी में क्या होगा, सुधार होगा और समाज में क्या है, आर्थिक समृद्धि आती है। सुखो माजरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की क्या है, औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपए थी। कितनी थी? 10,000 से 15,000 रुपए वार्षिक थी। अब पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन क्या है, आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है कि वह प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग क्या है 1% क्षेत्रफल को जल विभाजन प्रबंध द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। यानी 1% भूमि भी क्या है, अगर वन से हो जाएगी तो अब ये किसने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने। राजस्थान में भी राजसमंद में एक गांव है, तो वो क्या है, वहां बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाए जाते हैं। अगर हम भी अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं, पार्क में लगाए, चाहे कहीं खुली जगह, अगर वहां उसकी देखभाल करें तो क्या है, ऐसे करें तो पेड़ क्या है, काफी लग सकते हैं। इस बार हमें संकल्प करना है कि जब बारिश आए तो हम ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पेड़ लगाएंगे और उसकी क्या है, देखभाल करेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर। लोह ऐसा किस प्रकार का संसाधन है? लोह ऐसा किसका है, नवीकरण योग्य, जैव, प्रवाह या अनवीकरण योग्य। तो कैसा है, अनवीकरण योग्य। लोह ऐसा एक बार अगर खत्म हो गए तो ये वापस नहीं बनेंगे। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार की संसाधन नहीं है? पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय या मानवकृत। जो क्या है, ज्वारीय ऊर्जा कहाँ होती है, जो समुद्री एरिया होता है, जो तटीय क्षेत्र है, वहां कौन सी ऊर्जा होती है, वहां ज्वारीय ऊर्जा पाई का उत्पादन किया जा सकता है। ये क्या है, पुनः पूर्ति योग्य भी है, अजैव भी है और अचक्रीय भी है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या है? पंजाब और हरियाणा में क्या था, अधिक सिंचाई क्षेत्र, क्योंकि वहां कृषि भी अधिक होती है तो सिंचाई क्षेत्र भी क्या है, अधिक है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ी नुमा सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सीढ़ी नुमा कहाँ होगी, जहाँ पहाड़ी एरिया होगा, जहाँ ढलान होगी, तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में की जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मृदा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमारे यहाँ भी अच्छी खासी अब बारिश हो रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।